सो वंस अगेन गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में सरफेस केमिस्ट्री में जो फिजी जॉर्प्शन और कैमी जॉर्प्शन से रिलेटेड बातें हैं वो कुछ हमने डिस्कस की थी। मैं एक बार आपके सामने वो पेज वापस लेके आता हूं जहां पे हम लोगों ने फिजी जॉर्प्शन और कैमी जॉर्प्शन से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया था। मैं वो पेज लेके आ रहा हूं और एक बार उसको देख लूंगा। और ये भी डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, व्हाई एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, वो भी डिस्कस किया था। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है, ये बात हुई थी लास्ट क्लास में। आप लोग बोल दिया करो भाई, सब कुछ सही चल रहा है ना? यस तो सर। लास्ट क्लास में ये बात हुई थी कि जो डेल्टा एच है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्रूफ किया था कि जो एक्सोथर्मिक है, जो एड्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है। इसके बाद हम लोगों ने दो तरीके का एड्जॉर्प्शन पढ़ा था, एक फिजी जॉर्प्शन और एक कैमी जॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़े थे। एक दो डिफरेंस और हैं, छूट गए थे कुछ, सब बाद में अभी और डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, एक दो और भी डिफरेंस है। जैसे एक पहला डिफरेंस था नॉन स्पेसिफिक होता है, कैमी जॉर्प्शन आपका स्पेसिफिक होता है, और फिजी जॉर्प्शन आपका मल्टी लेयर है, कैमी जॉर्प्शन आपका यूनी लेयर है। इसमें एक पॉइंट आप और लगा सकते हैं, जो फिजी जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल है। फिजी जॉर्प्शन आपका रिवर्सिबल है, एक पॉइंट इसमें आप और ऐड कर सकते हैं। और कैमी जॉर्प्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। मतलब फिजी जॉर्प्शन रिवर्सिबल का मतलब है कि क्या करते हैं हम लोग, कंडीशंस जब प्रोवाइड करते हैं, जो एड्जॉर्प्शन की फेवरेबल कंडीशन होती है उनको प्रोवाइड किया, मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए, और अगर हमने वो फेवरेबल कंडीशन आपकी हटा दी, रिवर्स कर दी, तो मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएंगे और वापस फिर से वही कंडीशन देंगे तो फिर से एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो सरफेस खराब नहीं होती है। जबकि केमी जॉर्प्शन में क्या होता है, अगर एक बार एड्जॉर्प्शन हो गया फिर उसके बाद दोबारा रिवर्सिबल नहीं है, वो सरफेस दोबारा एब्जॉर्ब कराने के लिए उतनी सुटेबल नहीं है जितनी फिजी जॉर्प्शन में होती है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा कि फिजी जॉर्प्शन, हाँ टेम्परेचर की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम अलग से करेंगे टेम्परेचर की बात। तो फिजी जॉर्प्शन में आप एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, ये रिवर्सिबल होता है, और केमी जॉर्प्शन आपका कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ हम लोगों ने सिमिलैरिटी भी देखी थी कि बोथ नीड हाई प्रेशर, दोनों सर को हाई प्रेशर चाहिए। हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी, सर सिमिलैरिटीज में एक पॉइंट और आ सकता है क्या सर? सिमिलैरिटी में एक लिक्विफिकेशन ऑफ पॉइंट और आ गैस। सकता है, बताइए कौन सा आ सकता है? सर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इजीली लिक्विफाइबल गैसेस कैन इजीली एब्जॉर्ब। लिख देंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे सिमिलैरिटीज में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हम यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, वो उसमें हम आपको अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लिक्विफिकेशन, क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, वो यहाँ नहीं रखेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ये लिखिएगा आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग। आज हम लोग को कोशिश करना है कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा खत्म कर देना है, ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए। अपना टारगेट है कल तक ये खत्म हो जाए, और हम आपको आज इसके नोट्स डाल देंगे, मुझे याद दिला देना एक बार आप लोग। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ, ज्यादा आपको लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड सरफेस। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड सरफेस। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो गैस का है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, कि गैस के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, और गैस के एब्जॉर्प्शन की बात किस पे कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस पे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो किसी गैस के लिए, गैस यहाँ पे हमारी किसका काम करेगी, एड्जॉर्बेट का, और जो सॉलिड सरफेस है वो कोई भी चारकोल की हो सकती है, सिलिका जेल की हो सकती है, एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है, वो आपका एड्जॉर्बेंट का काम करेगा। तो हम क्या फाइनल उसको फैक्टर्स प्रोवाइड करें जिससे ज्यादा से ज्यादा गैसेस हमारी सॉलिड सरफेस पे क्या हो जाए, एड्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग गैस किसी न किसी रेशियो में एड्जॉर्ब होती है। जैसे चारकोल है, तो चारकोल की प्रॉपर्टी है कि वो लगभग बहुत सारी गैसेस को किसी न किसी एक्सटेंट में एब्जॉर्ब करा लेता है। अब बात ये हमें ये करनी है कि
कैसे हमें उन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, क्या हमें फैक्टर्स देने हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड सरफेस, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बात हो रही है फिजिजॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है? फिजिजॉर्प्शन, क्योंकि केमिजॉर्प्शन बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिजिजॉर्प्शन की बात हो रही है। तो बेसिकली फिजिजॉर्प्शन की ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, कुछ और फर्दर कैरेक्टरिस्टिक भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है। सबसे पहला तो फैक्टर है सरफेस एरिया। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। तो हाई सरफेस एरिया इज नीडेड। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, तो हाई सरफेस एरिया चाहिए, हाई सरफेस एरिया इज नीडेड। और सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि वी यूज सब्सटेंस as a adsorbent in finely divided state. Finely divided state, या हम कह सकते हैं पाउडर स्टेट में, पाउडर फॉर्म में। इसको हम शॉर्ट में बोले तो पाउडर फॉर्म में बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को एज ए एडजॉर्बेंट यूज करना चाहते हैं, तो एडजॉर्बेंट क्या है? जो किसी एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करेगा। और एडजॉर्बेट कहां एडजॉर्ब होता है? एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। तो बेहतर एडजॉर्बेंट वो होना चाहिए जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो हाई सरफेस एरिया होना चाहिए, हाई सरफेस एरिया नीडेड होना चाहिए, ज्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए। और ज्यादा सरफेस एरिया होने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा एडजॉर्बेंट हो वो किस स्टेट में हो? फाइनली डिवाइडेड स्टेट। फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब है उसके पार्टिकल बहुत छोटे हो। कोशिश ये करते हैं जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो एग्जाम में कई बार आया कि व्हाई मोस्टली एडजॉर्बेंट आर यूज्ड इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। तो फाइनली डिवाइडेड स्टेट इसलिए यूज करते हैं जिससे क्या होता है, उनके जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक कॉमन सा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे हमने बोल दिया कि मान लीजिए कोई एक ब्रिक है, ठीक है, ईंट है। एक सेकेंड, फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब क्या है वो आप समझ लो। एक सेकेंड, चलो बाद में कर लेंगे। फाइनली डिवाइडेड स्टेट का मतलब है, मान लीजिए एक ब्रिक है, एक ईंट है जिससे हम लोग घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? उसका सरफेस एरिया होगा, मान लीजिए ये ब्रिक है, हमारा मोबाइल एक ब्रिक है, तो जो ये सरफेस है यही आपका क्या होगा? सरफेस एरिया। जो सरफेस आपको दिख रही है बाहर, यहीं पे क्या होगा? एडजॉर्बेंट होगा। अब अगर आप उस ब्रिक को तोड़ देते हो, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो अंदर से नई सरफेस डेवलप हो जाएंगी, और नई सरफेस डेवलप होंगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसको आप और तोड़ दो, बात समझे ना, उसको 4 टुकड़ों में बांट दो। जब 4 टुकड़ों में बांट दोगे तो और सरफेस बढ़ गई, सरफेस एरिया और बढ़ गया। फिर आप उसको और तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तो सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ता रहता है। जैसे पहले मैं बात करूं, आप जब कभी घर बनता है तो आप ध्यान दो, अब जो छत बनती है ना, पहले छत बनती थी वो ईंटों से बनती थी, वो उतनी मजबूत नहीं होती थी। अब क्या होता है? छोटी छोटी कंक्रीट होती, गिट्टियां होती है, वो सीमेंट में मिला के, मोरंग में मिला के उससे बनाई जाती। क्यों? क्योंकि जो गिट्टियों का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद सीमेंट जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, तो उसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा आपको मिलेगी। तो फाइनली डिवाइडेड स्टेट हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि फाइनली डिवाइडेड स्टेट में पार्टिकल साइज क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाएंगे, वो सरफेस आपकी नई क्रिएट कर देंगे, जिससे सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भी सब्सटेंस अगर मान लीजिए एक सॉलिड फॉर्म में है और उसको आपने तोड़ के पाउडर फॉर्म में कर दिया, तो पाउडर फॉर्म में करने पे सरफेस एरिया आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली आप देखो, जब हम लैब वगैरह में कभी काम करते हैं, सॉल्ट वगैरह लेते हैं, तो सॉल्ट वगैरह लैब में आपको पाउडर फॉर्म में इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में अगर हम लेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो एड्जॉर्प्शन कहाँ होना है? सरफेस पे होना है। और अगर एड्जॉर्प्शन सरफेस पे होना है तो अगर एड्जॉर्प्शन सरफेस पे होना है तो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होता रहेगा। दूसरा हमारा फैक्टर है, पहला फैक्टर था सरफेस एरिया, और दूसरा हमारा सेकंड फैक्टर है यहाँ पे टेम्परेचर।
तो चूंकि हमने बात आपसे क्या करी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिजी-जॉर्प्शन की। बेसिकली ये जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ये फिजी-जॉर्प्शन के लिए फेवरेबल फैक्टर्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो फिजी-जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, फिजी-जॉर्प्शन के लिए बेसिकली क्या होता है कि लो टेम्परेचर इज नीडेड, लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। ठीक है, लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर चाहिए होता है जिससे एड्जॉर्प्शन आपका ज्यादा हो जाए। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है क्योंकि एड्जॉर्प्शन आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर दूं। जैसे हमने कल भी बताया था कि जब कभी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट आके मिलते हैं तो यहां पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है और कुछ हीट रिलीज होती है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ठीक है, फिजी-जॉर्प्शन में ये हीट कितनी होती है, लगभग कल मैंने बताया था 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है ये हीट होती है। ठीक है, तो अगर हम ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से बात करें, ली चैटलर साहब के हिसाब से बात करें तो ली चैटलर जो थे इक्विलिब्रियम में, उन्होंने एक बात बता दी थी, ये बात हम लोगों ने कई बार डिस्कस करी है। ली चैटलर ने क्या बता दिया था, ली चैटलर ने बता दिया था, ली चैटलर ने क्या बताया था कि ऑन the pressure, so equilibrium shifts in the forward direction. बहुत बढ़िया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव इन, reaction will move in that direction where the heat is consumed. Reaction will move in that direction, बहुत बढ़िया, in that direction where heat is consumed। बाकी लोग भी बोला करें अगर आता है where heat is consumed। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर आपकी हीट कंज्यूम हो रही है। तो यहां पर आप देखिए इस प्रोसेस में, आप देखिए इस प्रोसेस में आप ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में आपकी हीट कंज्यूम किस तरफ हो रही है, आपकी हीट कंज्यूम हो रही है इधर तो हीट निकल रही है ना, हीट कंज्यूम किस तरफ हो रही है, इस तरफ हीट कंज्यूम हो रही है, इधर एलएचएस में हीट कंज्यूम हो रही है। तो हीट कंज्यूम आपकी हो रही है एलएचएस में, आरएचएस में तो हीट निकल रही है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, प्रोसेस किधर जाएगा, जिधर हीट कंज्यूम हो रही है, और हीट कंज्यूम हमारी हो रही है एलएचएस में, और एलएचएस में अगर जाएंगे तो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर हम कोशिश करते हैं कि क्या देंगे, कम से कम देंगे। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर इज नीडेड, हमें टेम्परेचर यहाँ पे कम से कम रखना पड़ेगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर का कितना होना चाहिए, ये बात कहां से आएगी, ये बात आएगी आपकी ली चैटलर प्रिंसिपल से आएगी। ठीक है, ली चैटलर प्रिंसिपल से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका प्रेशर, प्रेशर, तीसरा पॉइंट है प्रेशर। तीसरा पॉइंट है आपका प्रेशर। तो हाई प्रेशर इज फेवरेबल, हाई प्रेशर चाहिए होता है, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही एडजॉर्प्शन अच्छा होगा। ये दोनों के लिए है, ये बात मैंने दोनों के लिए बताई थी, फॉर बोथ फिजी एंड केमिजॉर्प्शन, फॉर बोथ फिजी-जॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन दोनों के लिए। ठीक है, हाई प्रेशर चाहिए, हाई प्रेशर फेवरेबल है, ये लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था, सिमिलैरिटी भी थी। तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए जिससे क्या होगा, और इसमें एक पॉइंट और भी होता है, ठीक है ठीक है ठीक है नयन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक पॉइंट और भी होता है कि अगर आप जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो ना, तो टेम्परेचर का एक पॉइंट और भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फिर वो जो एडजॉर्बेट की मॉलिक्यूल है फिर हाई एनर्जी के साथ वो सरफेस पे नहीं रह सकते, वो एक चांसेस बढ़ जाते हैं कि सरफेस को छोड़ के वो चले जाएं। ठीक है, तो एक कारण टेम्परेचर का ये भी रहता है, लो टेम्परेचर का। तो आप दोनों तरीके से कोई भी रीजन आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, प्रेशर की जो बात है, प्रेशर का क्या है कि आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर आपका हाई प्रेशर इज फेवरेबल, ज्यादा होना चाहिए प्रेशर, चाहे वो फिजी-जॉर्प्शन हो चाहे वो केमी-जॉर्प्शन हो। बट यहाँ पे जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि वो फिजी-जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें सिर्फ हाई प्रेशर फेवरेबल ले लेना।
यहाँ पर भी प्रेशर के पीछे भी लॉजिक आपका ली चैटलर प्रिंसिपल दिया होता है, लेकिन प्रेशर के पीछे एज सच कोई बहुत ज्यादा लॉजिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो हम लोग ज्यादा उस पर डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करने वाले। नॉर्मल एक लॉजिकल है यार कि प्रेशर तो ज्यादा होना ही चाहिए, तभी हमारा एडजॉर्प्शन हो पाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। तो एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, या इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब होता है कि एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ही एडजॉर्प्शन होना है। ठीक है, बात समझिए जरा, एडजॉर्प्शन की सरफेस पे ही क्या होना है? एडजॉर्प्शन होना है। और जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होता जाएगा, आप ये देखो यहाँ पे जैसे हमारे मॉलिक्यूल हैं, ये मान लीजिए एडजॉर्बेंट की सरफेस थी, दिस इज द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, ये हमारी एडजॉर्बेंट की सरफेस थी। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना, और इस सरफेस पे ये हमारे आ गए एडजॉर्बेट, ये हमारे आ गए एडजॉर्बेट। अब जब एडजॉर्बेट आ जाएंगे, जरा ध्यान दो आप, तो ये सरफेस क्या हो जाएगी? ऑक्यूपाई हो जाएगी, सरफेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो एक टाइम लिमिट तक ही आप एडजॉर्प्शन करा सकते हो, उसके बाद फिर आप एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा आपका? रुक जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एडजॉर्प्शन हमारा लंबे समय तक चलता रहे, ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा लोग पॉइंट 2 में सेकेंड लास्ट में क्या लिखा है, पॉइंट 2 में सेकेंड लास्ट में क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पाया पॉइंट 2 कहाँ है, मैं एक मिनट देख के बता रहा हूँ। पॉइंट 2 हमारा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में सेकेंड लास्ट में लिखा है ली चैटलर प्रिंसिपल, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज कंज्यूम। ठीक है, रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज कंज्यूम। बात समझ गए ना आप? तो ये पॉइंट 2 है आपका, दिस इज पॉइंट 2। टेम्परेचर मैंने बताया था कि ली चैटलर प्रिंसिपल के हिसाब से लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, ठीक है, हाई प्रेशर फेवरेबल है। तो एडजॉर्प्शन जब होगा, तो यहाँ पे जब एडजॉर्बेट आएंगे तो ये सरफेस धीरे धीरे भरने लगेगी, और सरफेस धीरे धीरे भरने लगेगी, तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन स्लो होता जाएगा। तो हमें चाहिए टाइम टू टाइम सरफेस एरिया मेंटेन करते रहो आप, मतलब सरफेस भर गई, आप कोशिश करो कि फिर से नई सरफेस एरिया डेवलप हो, जिससे नए लोग जो आ रहे हैं उनको सरफेस प्रोवाइड होती रहे, जिससे वो वहां पे एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, अगर कोई आ रहा है और अगर सरफेस एरिया वहां पे नहीं है, तो फिर वो क्या होंगे? मान लीजिए एब्जॉर्ब होने आ रहे हैं मॉलिक्यूल, और सरफेस एरिया उनको नहीं मिली, तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश हमारी ये रहे कि एडजॉर्बेंट की सरफेस एरिया आप प्रोवाइड कराते रहो, जिससे जो भी मॉलिक्यूल आए उनको सरफेस एरिया मिलती रहे, सरफेस मिलती रहे, और वहां पे वो एब्जॉर्ब हो सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम 2-4 काम करते रहते हैं। सबसे पहला काम क्या करते रहते हैं, मतलब कैसे हम एक्टिवेशन करते हैं वो आप समझ लो। टू ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस, हम उसको पीस में तोड़ते रहेंगे। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पे बात को, ठीक है। टू ब्रेक इनटू पीसेस मतलब आप उसको क्या करते रहो, बीच बीच में उसको ब्रेक करते रहो, उसको डिवाइड करते रहो। मान लीजिए ये हमारा एक एडजॉर्बेंट की सरफेस है, और फिर आपने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसको यहाँ से तोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद आपने उसको यहाँ से तोड़ दिया, फिर थोड़ी देर बाद आपने उसको यहाँ से तोड़ दिया, फिर आपने ऐसे तोड़ दिया। तो ऐसे आप तोड़ते रहोगे, तो जहां से तोड़ोगे ना, अंदर नई सरफेस निकलेंगी। टू ब्रेक इनटू पीसेस, आप फर्दर सब डिवाइड करते रहो। यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फर्दर सब डिवाइड into pieces, further subdivide into pieces। सेकेंड पॉइंट है, आप मैकेनिकल रबिंग भी कर सकते हो। एक सेकेंड,
ठीक है, मैकेनिकल रबिंग का मतलब समझते हो? मैकेनिकल रबिंग का मतलब क्या है, मैकेनिकल रबिंग का पर्पस क्या है वो आप समझो। जैसे कभी आपने ध्यान दिया हो, हम लोग की साइकिल पंचर हो जाती थी कभी, अब तो शायद साइकिल आप में से कोई चलाते हो ना चलाते हो मुझे नहीं पता, ठीक है। जब कभी साइकिल पंचर हो जाती थी तो साइकिल जब हम पंचर बनवाने जाते थे सबसे पहले पंचर वाला क्या करता था कि जहां पे वो पंचर होता था, जहां पे कील या कांटे लगते थे, उसको वो ढूंढता था, ठीक है। तो उसको वो ढूंढता था और ढूंढने के बाद क्या करता था, वहां पे वो रबिंग करता था, ठीक है। उसके पास एक मतलब लकड़ी का होता था, उसके ऊपर लोहे का वो बना लेता था, जिसमें पोर्स होते थे, छेद होते थे, मतलब एक क्यूबॉइड जैसा सर। जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करे इस टाइप का कुछ वो रखता था, और वो ट्यूब में घिसता था, ठीक है। जिससे घिसने से क्या होता था, सरफेस वहां पे रफ हो जाती थी। रफ होने से क्या होता था कि जो वो उसमें लगाने वाला है ना, जो पेस्ट लगाने वाला है, वो बेहतर अटैच हो जाए, ठीक है। क्योंकि जितनी सरफेस हमारी स्मूथ होगी, अटैचमेंट उतना कम होगा। उम्मीद है कि एयर प्रेशर के बाद जो उसने पेस्टिंग करी है, वो एयर प्रेशर उसे बाहर उठा के फेंक सकता है, ठीक है। तो मैकेनिकल रबिंग करने से क्या होता था, मैकेनिकल रबिंग करने से सरफेस हमारी रफ हो जाती थी, ठीक है। तो मैकेनिकल रबिंग करने से क्या होती थी, सरफेस रफ होती है, और मैकेनिकल रबिंग करने से सरफेस हमारी रफ होती है, और सरफेस अगर रफ होगी तो रफ सरफेस जहां होगी, जहां 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 स्मूथनेस है, वहां वहां एड्जॉर्प्शन उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। जहां रफ सरफेस है वहां पे एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सरफेस जो है हमारी रफ हो जाएगी, और सरफेस अगर रफ है, ठीक है, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रफ सरफेस है तो वहां पे एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगर एक स्मूथ सरफेस है तो वहां पे हमारा एड्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस कम होते हैं। तीसरा, एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं, बाई पासिंग सुपर हीटेड स्टीम। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, बाई पासिंग सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम, देखिए स्टीम का मतलब क्या होता है कि जो वाटर वेपर है। अब वाटर वेपर जो होती है, इसमें आप ध्यान देना जरा, वाटर वेपर जो है, मान लीजिए आपने पानी को वेपराइज किया, उससे जो वेपर निकलती है वो इजिली कंडेंस हो जाती है, इजिली कंडेंस हो जाती है, ठीक है। आप उसको क्या करिए, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करिए, जिससे वो जो वेपर अब निकल रही है, अब वो इजिली कंडेंस ना हो, ठीक है। वो आपकी कहलाती है सुपर हीटेड स्टीम। मतलब 100 डिग्री के ऊपर की जो आपकी वेपर होती है ना, उसके पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो किसी दूसरी सरफेस से टकराने पर अपने आप को कंडेंस नहीं होगी। अदरवाइज क्या होता है, जो जो वेपर निकलती है, जो वेपराइजेशन होता है, जैसे ही वो वेपर किसी दूसरी सरफेस से टकराती है तो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। तो यहाँ पर हम सुपर हीटेड स्टीम ले रहे हैं। सुपर हीटेड स्टीम इसलिए ले रहे हैं जिससे वो वेपर अगर किसी दूसरी सरफेस से टकराएगी तो इजीली कंडेंस नहीं होगी। बात समझिएगा, वो इजीली कंडेंस नहीं होगी, तो इसलिए हमने सुपर हीटेड स्टीम लिया है। और सुपर हीटेड स्टीम जब हम पास कराएंगे, तो सुपर हीटेड स्टीम पास कराने पर क्या होगा, जो पोर्स हैं, है ना, जो पोर्स आपके बंद हो गए हैं, जहां पे एड्जॉर्प्शन होना था, वो स्टीम पास होने पर नए पोर्स को क्या कर देगी, उन पोर्स को ओपन कर देगी, नई सरफेस एरिया डेवलप हो जाएगी, जिससे नए एड्जॉर्बेट आके वहां पे आसानी से एड्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है, जरा ध्यान दीजिए, ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट बेसिकली किसके लिए है, एड्जॉर्बेंट के लिए है, ठीक है। ये चारों पॉइंट एड्जॉर्बेंट के लिए। सुपर हीटेड स्टीम से क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम, मैंने बताया कि सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, जो स्टीम आपकी हाई टेम्परेचर पे बनती है वो सुपर हीटेड स्टीम होती है। सुपर हीटेड स्टीम का सिर्फ पर्पस इतना है, मतलब हम सुपर हीटेड लिखने का पर्पस सिर्फ इतना है, सुपर हीटेड लिखना कोई जरूरी नहीं है, बट सुपर हीटेड लिखना सिर्फ इतना जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल लो टेम्परेचर पे आप स्टीम बनाओगे, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है। वो क्या करती है, स्टीम किसी दूसरी सरफेस पे टकरा कर कंडेंस हो जाती है इजीली, ठीक है। आप देखते हो ना कभी बर्तन में, आप जब बर्तन में कोई चीज बर्तन में कोई ढक्कन ढका होता है, कोई प्लेट ढकी होती है, तो जब आप उस प्लेट को उठाते हो तो प्लेट के अंदर वाली सरफेस पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स इकट्ठा होते हैं। तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स कहां से आए होते हैं, जो वेपर कंडेंस हुई है वहीं से आए। और सुपर हीटेड स्टीम का मतलब है इतनी हाई टेम्परेचर पे स्टीम डेवलप की गई है, उसके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि वो आसानी से टकराने पर कंडेंस नहीं होने वाली। इस वजह से उसको क्या नाम दिया गया, सुपर हीटेड स्टीम दिया गया। बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम जो होती है वो सैचुरेटेड स्टीम होती है।
जो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से स्टीम बनती है वो सैचुरेटेड स्टीम होती है। जैसे ही वो किसी सरफेस से टकराती है इमीडिएटली तुरंत क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। बट 100 के ऊपर जो स्टीम बनती है वो सुपर हीटेड स्टीम कहलाती है। यहाँ पर आप बात समझ गए? यहाँ पे कोई समस्या किसी को बता देना प्लीज मुझे। सर इसका इफेक्ट क्या होता है सरफेस पे? किसका? सर सुपर हीटेड स्टीम का। सुपर हीटेड स्टीम का इफेक्ट कुछ नहीं है। सुपर हीटेड स्टीम का इफेक्ट सिर्फ इतना है कि कुछ एडजॉर्बेंट में, मतलब हर जगह नहीं हम ये यूज करते, कुछ एडजॉर्बेंट पे हम सुपर हीटेड स्टीम पास कराते हैं। तो जो सरफेस हमारी खराब हो गई है, जिन सरफेस में पोर्स, भाई सरफेस में तमाम पोर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, पीक्स होते हैं, रफनेस होती है, जहां पे एडजॉर्बेट आके क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। तो एडजॉर्प्शन के बाद कहीं कहीं क्या होते हैं, जब डिजॉर्ब होता है मॉलिक्यूल, जैसे आप बात समझिएगा, देखिए एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन तो चलता रहना चाहिए। इसलिए चलता रहना चाहिए क्योंकि अगर डिजॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर वो सरफेस बाद में नए मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब नहीं करा पाएगी। तो जैसे मान लीजिए हमने डिजॉर्प्शन कराया, और डिजॉर्प्शन कराने पर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो पोर्स में चले गए थे, लिक्विड सरफेस में जो एडजॉर्बेंट सरफेस में जो पोर्स हैं उनमें चले गए थे और वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे हमारी सरफेस फ्री नहीं हो पा रही है फॉर फर्दर एडजॉर्प्शन। तो ऐसे केसेस में हम स्टीम पास कराते हैं, जिससे जो हमारे पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, जिनमें एडजॉर्बेट आके चला गया है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, वो पोर्स हमारे ओपन हो जाए और फर्दर नया एडजॉर्प्शन शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सुपर हीटेड स्टीम भी कहीं कहीं पास करा देते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। तो ये बेसिकली आपके 3 पॉइंट हो गए। मैकेनिकल रबिंग हो गया, ठीक है, सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, सुपर हीटेड स्टीम से भी क्या करते हैं, हम उसको हीट कर सकते, पास कर सकते हैं, या हम उसको वैक्यूम भी कभी कभी प्रोवाइड करा देते हैं। वैक्यूम प्रोवाइड कराने पर भी सरफेस में जो एडजॉर्ब हो चुकी चीजें हैं वो डिजॉर्ब नहीं हो रही है, वहां से वो भी हट सकता है। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट है, जिसको पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उसको अच्छे से डिस्कस करना है, इसलिए उसको हम आज डिस्कस पूरा नहीं करेंगे। हम उसको कल की क्लास में एक क्लास उसके लिए अलग से लेंगे और हम अलग से उसके बारे में एक बात और बताएंगे, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह डिस्कस करेंगे हम आपसे एक बार फिर से अलग से। तो पांचवा पॉइंट है नेचर ऑफ गैसेस। पांचवा पॉइंट है नेचर ऑफ गैसेस। सिर्फ अभी हम बहुत हल्का सा बता दे रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे जो ऊपर के पॉइंट्स थे, ये जितने ऊपर के पॉइंट्स थे, ये सबके लिए कॉमन है। ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, सबके लिए कॉमन है। अब मान लीजिए ऊपर वाले पॉइंट्स हमने सभी के लिए एक जैसे रखे, बट गैसेस हमारी अलग हैं। कभी हम H2 एडजॉर्ब करा रहे हैं, कभी हम CO2 एडजॉर्ब करा रहे हैं, कभी हम अमोनिया एडजॉर्ब करा रहे हैं। तो अलग अलग गैसेस के लिए क्या एडजॉर्प्शन एक जैसा होगा, तो ये कैसे समझना है? तो इसके लिए नेचर ऑफ गैस का भी हमें ये समझना है कि जो हमारी नेचर ऑफ गैस है वो भी एडजॉर्प्शन पे इफेक्ट करती है, उसका भी नेचर एडजॉर्प्शन पे है। मतलब अलग अलग गैस की एडजॉर्बिंग पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। और ये पॉइंट आपका डिसाइड करता है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। दिस विल डिसाइड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। इसके लिए हम एक क्लास अलग से लेंगे, मतलब अलग से क्या, जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा हमारा, वो ज्यादा टाइम अगर बचेगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये डिसाइड करता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, मैं अभी सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, इसके बारे में आप समझ लीजिए। हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आप इतना पॉइंट नोट कर लो सिर्फ। बाद में क्रिटिकल टेम्परेचर हम अलग से डिस्कस करेंगे, एक बार पूरी अलग से क्लास लेके डिस्कस करेंगे। हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर इज इन लिक्विफिकेशन, यानी कहीं ना कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर किसके साथ है जुड़ा हुआ है, लिक्विफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हम आपको बता देंगे, इज इन द लिक्विफिकेशन। ये पढ़ाया जाता है क्लास 11 में, बट फिर से मैं एक बार बता दूंगा आपको। हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर इज इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, एंड
मोर इज द एडजॉर्प्शन। ये मैं ऐसी जर्नल लिख दे रहा हूं, फिर मैं अभी आपको बताता हूं। एंड मोर इज द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, मोर इज द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड सरफेस। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस का एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर इज द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ओवर सॉलिड सरफेस। तो हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में अलग से, अगर हमारे पास कल टाइम बचता है तो मैं कल वाली क्लास में जो चीजें समझा दूंगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है पूरा। अब आज की क्लास में क्रिटिकल टेम्परेचर अभी मैं नहीं डिस्कस करने वाला, मुझे जो जितना सोच के आया था मैं उतना पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मैं अभी दो एग्जांपल ले लूंगा आपसे। मान लीजिए हमने H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर लिया, H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 केल्विन। H2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 33 केल्विन। अब क्या होता है, कैसे होता है, क्या है, सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। और CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 190 केल्विन। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, किस पे डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम बाद में बात करेंगे। तो किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, CH4 का, इसलिए CH4 के एडजॉर्प्शन की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, विच गैस विल एडजॉर्ब मोर इजिली, कौन सी गैस ज्यादा इजिली एडजॉर्ब होगी, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। विच गैस इज मोर एडजॉर्ब इजिली, एडजॉर्ब इजिली, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आया है। H2 और CH4 कभी कभी आपको क्रिटिकल टेम्परेचर दे देते हैं और कभी कभी क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं देते हैं। तो जब क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दे तो आप 4-5 गैसेस से क्रिटिकल टेम्परेचर याद कर लेना जिनसे आंसर आता है। ठीक है, जैसे अभी तो आपके सामने CH4 है, तो आपका आंसर क्या होगा, CH4 होगा। तो इसको आप एक लाइन में इसका स्टेटमेंट लिख लो, इन वन लाइन सेंटेंस लिख लो, यहां पर एक लाइन से सेंटेंस लिख लो, higher is the critical temperature of gas, higher is the critical temperature of gas, higher is the critical temperature of gas। अब ease in the liquefaction नहीं लिखना है, वो क्यों होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। greater amount, यहां पे ऐसे लिख दो, greater is the amount of gas adsorbed। सेम कंडीशंस अगर आप दे रहे हैं, बात समझिएगा जरा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का फैक्टर तब होगा जब बाकी कंडीशंस हमारी एक जैसी दी हैं, मतलब हमने सेम सरफेस एरिया प्रोवाइड कराया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मान लीजिए H2 को तो आपने बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करा दिया और CH4 को आपने सरफेस एरिया बहुत कम दिया और फिर आप कहें कि सर CH4 को तो ज्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो बाकी की कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए, मतलब सेम दोनों को आप सरफेस एरिया दो, सेम दोनों को आप टेम्परेचर दो, सेम प्रेशर दो, फिर आप देखो कि कौन सी गैस ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है। देन यू विल फाइंड कि CH4 विल मोर एब्जॉर्ब देन H2 अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, तो यहां पे ये भी लिख दो, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड सरफेस एरिया, ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। मतलब जब दो गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हो कि कौन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कौन कम एब्जॉर्ब हो रही है, तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपने क्या उनको सेम कंडीशन दी है कि नहीं दी। ठीक है, सेम कंडीशन दी है कि नहीं दी है, फिर आप देखना पड़ेगा आपको कि कौन ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है। तो ये बेसिकली हमारे 5 पॉइंट हो गए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जो हमारा अगली हेडिंग है, बस मैं जल्दी से बता देता हूं। अगली हेडिंग जो हमारी है वो होती है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आज नहीं हो पाएगी, इसमें टाइम लगेगा। कल हम उम्मीद करेंगे कि सारी क्लास खत्म हो जाए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आधे घंटे में, और रेस्ट ऑफ द हाफ एन आवर में हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करना जरूरी है थोड़ा सा अभी। और दूसरा एक टर्म होता है एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार, ये दो चीजें हैं। ठीक है, आइसोबार में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट मैं बता दूंगा। देखिए 2 मेन फैक्टर्स हैं,
है तो टोटल 5 फैक्टर, बट 2 मेन फैक्टर है। 2 मेन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर और दूसरा फैक्टर है प्रेशर। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। 2 मेन फैक्टर हैं, ठीक है। 2 मेन फैक्टर हैं, एक टेम्परेचर है और एक प्रेशर। 2 मेन फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, फर्स्ट इज द टेम्परेचर एंड सेकेंड इज द प्रेशर, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। जब कभी एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फैक्टर को कांस्टेंट करके दूसरे वाले को वेरी कराते हैं और फिर स्टडी करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक बार पहले वाले को कांस्टेंट करके दूसरे वाले की स्टडी करके फिर हम क्या करते हैं, हम उस पर स्टडी करेंगे। तो 2 मेन फैक्टर हैं। तो पहली बार क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख के, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख के प्रेशर को हम वेरी कराएंगे। प्रेशर को हम वेरी कराएंगे, प्रेशर चेंज होगा एंड एट डिफरेंट प्रेशर, study of adsorption is called as adsorption isotherm. एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जरा बात आप समझिए, आइसोथर्म का मतलब क्या, आइसो मतलब क्या है, एक जैसा यूनिफॉर्म। थर्म मतलब क्या है, टेम्परेचर, मतलब थर्म मतलब हीट। थोड़ा सा देर और लेंगे, 5 मिनट आपके और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़े से बस 5 मिनट और लेंगे। तो हम बता रहे थे कि आइसोथर्म में क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख के प्रेशर की स्टडी करते हैं कि हाउ प्रेशर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन, ठीक है, कि एडजॉर्प्शन में प्रेशर कैसे से इफेक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। आइसो मतलब एक जैसा, थर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन की स्टडी हो रही है विद डिफरेंट प्रेशर, तो उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बताया था, एक फ्रेंडलिक थे, एक लैंगम्यूर थे, बट अपने सिलेबस में लैंगम्यूर नहीं है, अपने सिलेबस में सिर्फ फ्रेंडलिक है। तो टुमारो वी विल डिस्कस द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा कल की क्लास के लिए, वैसे कल अपना टर्न नहीं है बट स्टिल फिर भी मैं क्लास लेना चाहूंगा, तो आप लोग कोऑपरेट करिएगा प्लीज, ठीक है। ठीक है, थैंक यू आयुष, लतिका, थैंक यू। और दूसरा होता है हमारा एडजॉर्प्शन आइसोबार। एडजॉर्प्शन आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है बट वैरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम वेरी कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर को हम वेरी कर रहे हैं, और टेम्परेचर वेरी करके हम क्या कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन, स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन। हम एडजॉर्प्शन की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वेरिंग टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हमारा एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। तो टेम्परेचर के साथ का बहुत बड़ा कोई नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं ग्राफ बस बना दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका हो गया x/m, ठीक है। x/m का मतलब कल ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, या चलिए x/m वगैरह मुझे समझाना पड़ेगा तो ये सब चीजें मैं कल ही समझा दूंगा आपको। x/m समय लगेगा आपको समझाने में, यहाँ समय लगेगा, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ आज, एडजॉर्प्शन आइसोबार पे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार पे छोड़ रहे हैं, और सर एक डाउट बता दीजिए, क्लास स्टार्ट होगी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से। Tomorrow we will discuss adsorption isotherm, the most important topic of this chapter, adsorption isotherm। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे कि किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर का लिक्विफिकेशन से क्या इफेक्ट है, और कैसे वो हमारे एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। आज मैंने इस बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करी, बिल्कुल भी टॉपिक उठाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है
कि टाइम लगे, आज टाइम था नहीं हमारे पास। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कल हम लोग अपना एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक खत्म कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कोलाइडल में आ जाएं, जल्दी जल्दी कर लें। इधर थोड़ा सा मुझे रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें बोलना ज्यादा पड़ता है, कंटेंट कम कवर होता है। इतना भी आप बोलते रहो, मतलब बोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। जब मैं बहुत कंट्रोल करके बोलता हूँ तब जाके थोड़ा थोड़ा बोल पाता हूँ, और 4-5 पॉइंट ही कवर हो पाते हैं 50 मिनट, 55 मिनट, 45 मिनट में। तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी आपसे बात करूंगा कि मुझे रेगुलर अभी क्लास रखनी है। हाँ, थोड़े दूसरे जो टर्न है, जो आपका 135 जो है, उसमें लोगों के क्लैशेस ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कर लेना, वो थोड़ा सा लेट नाइट कर लेना, ठीक है। नेट वगैरह को बचा के चलना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। कहीं कोई आया करे, दिन में कोई आ जाया करे, उसका वाईफाई चुरा लिया करो, ठीक है। ऐसे बचा बचा के काम करो, तो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मैं ऐसे ही हंस रहा हूँ, तुम ऐसा करना नहीं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट भैया, गुड नाइट।